नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस रुड़की। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आने वाली वैकेंसीज़ के लिए उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड में एफआरओ, लोअर पीसीएस और आपका एआरओ की जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। हर महीने मैं ज़्यादा नहीं 2 से 3 वीडियो बनाऊँगा, केवल 20 से 25 मिनट की, और आप बस मेरे साथ इनको फॉलो करते हुए चलिए और इनको नोट करते हुए चलिए। जिस दिन भी उत्तराखंड का प्रीलिम्स होगा, आप देखना यहाँ से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी तो मैं करंट मार्च 2021 से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 1-2 साल का जितना भी करंट है, जैसा कि आयोग पूछ लेता है क्वेश्चंस 2-3 साल के भी, तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ तक भी ये सारे के सारे करंट्स कवर कराऊँ। तो दोस्तों, बिना समय खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो करंट अफेयर से ये पार्ट 1 है, और आपको पढ़ने के साथ साथ ये भी समझना है कि करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे होता है, कितने डायमेंशंस हैं एक टॉपिक से जहां से पेपर में क्वेश्चन आता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं वो सारे डायमेंशंस कवर भी करूंगा और आपको करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा कि जब आप लोक सेवा आयोग के लिए करंट अफेयर्स पढ़ें तो क्या क्या क्वेश्चंस वहां से आ सकते हैं, किन किन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, जो मैं सोर्स रेफर करता हूं, मैं पिछले 4-5 काफ़ी सारे मेंस भी दिए हैं, प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया है, जैसे कि पहले वीडियो में आपने देखा है। अभी भी एसीएफ मेंस में अपेयर हुआ हूँ, हाई कोर्ट एआरओ मेंस अभी होना बाकी है। तो मैं करंट के लिए डियर फ्रेंड्स रेफर करता हूँ क्रॉनिकल मैगजीन को। तो करंट अफेयर्स में मेरे को कभी भी कोई समस्या लोक सेवा आयोग के पेपर में नहीं आई है। चाहे 20 क्वेश्चन आए हों, चाहे 25, लगभग 80 to 85% मेरे हमेशा सही रहते हैं। और कारण ये है कि मैं रेगुलर क्रॉनिकल मैगजीन को रेफर करता हूं। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ जितने भी करंट अफेयर शेयर करूंगा वो क्रॉनिकल के होंगे, मंथली बेसिस पर। तो डियर फ्रेंड्स, मार्च 2021 में जो डेटा है, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट के हिसाब से आप देख रहे हैं कि भारत में लोगों को कितनी फ्रीडम है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, उसकी क्या स्टेटस है। तो भारत को आप देख रहे हैं आज़ादी के मामले में पार्शियल फ्रीडम कंट्री के कैटेगरी में रखा गया है कि यहाँ पर पूरी तरीके से स्वतंत्रता लोगों को नहीं है, आंशिक स्वतंत्रता यहाँ पर है। और भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को भ्रामक और गलत बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है। और आप देखेंगे कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के कुछ पैरामीटर्स भी हैं और कारण भी बताए गए हैं। इन कारणों में आप पहले स्कोर देख लीजिए इंडिया का। तो भारत में जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उसमें इंडिया को आउट ऑफ 40 34 मार्क्स स्कोर दिया गया है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, नागरिकों के अधिकार हैं, वहाँ पर 60 में से केवल 33 मार्क्स ही मिले हैं। यदि हम अपनी स्थिति को चीन के साथ कंपेयर करें दोस्तों, तो चीन को बिल्कुल नॉट फ्री कंट्री की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब चीन में लोगों को बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है और लोकतंत्र एक तरीके से वहां पर समाप्त हो चुका है। और इंडिया में जो कारण इस रिपोर्ट में बताए गए हैं, आप देख रहे हैं कि हाल के वर्षों में जब से कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, तो यदि हम कुछ भी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ या नेगेटिव हम बोलते हैं सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी, तो राजद्रोह जैसे कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। और ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद ये मामला सेटल हुआ। जैसे लॉकडाउन में गवर्नमेंट का जो रुख है वो बहुत कठोर रहा है लोगों के प्रति, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप नीचे पढ़ सकते हैं। तो पॉलिटिकल इश्यूज़ में मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग देख सकते हैं। ये सब मेरे को लगता है वैलिड कारण रहे हैं। तो ये रिपोर्ट पीसीएस लेवल पर पूछ सकता है आपसे, वनडे में तो शायद नहीं पूछेगा। डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। अब दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कब बना भाई, ये बना 1971 में, और इसका जो हेड ऑफिस है वो है कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो वर्तमान हेड हैं मिस्टर क्लॉश श्वाब। इसकी हर साल एनुअल मीटिंग होती है, और एनुअल मीटिंग होती है इसकी स्विट्जरलैंड के दावोस में। ये भी आपसे कई बार पूछ चुका है।
इसकी एनुअल मीटिंग कहाँ पर होती है? दावोस स्विट्जरलैंड में 2018 में लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी इसकी। अब ये रिपोर्ट जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को यदि हम स्टडी करें तो डियर फ्रेंड्स, इसमें आप देख रहे हैं कि भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो चुकी है। आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत 156 कंट्री में 140वें नंबर पर आ चुका है। तो हमारे पर जो यहाँ देश में जो लैंगिक भेदभाव होता है उसका ये आईना है जो आपको सामने दिख रहा है, और 28 पॉइंट की गिरावट आई है हमारे यहाँ पर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और आप और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है इंडिया की रैंक। लेकिन यहाँ पर सवाल एक बहुत बड़ा बनता है डियर फ्रेंड्स, एक तो रिपोर्ट जो मैंने आपको बता दी ये है, लेकिन क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके अलावा भी कोई और रिपोर्ट इशू करता है? बिल्कुल करता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। इसके अलावा ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशू करता है, और ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में नंबर 1 रैंक पिछली बार थी दोस्तों सिंगापुर की। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी 2018 में सिंगापुर नंबर 1 पे था, और डियर फ्रेंड्स इंडिया की रैंक थी 68, और इसके पहले हमारी रैंक 58 हुआ करती थी। तो 10 रैंक हमारा डाउनफॉल हुआ है इस इंडेक्स में। आई अगेन रिपीट, ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशू करता है, नंबर 1 सिंगापुर है, भारत की रैंक 68 है, लास्ट टाइम 58 हुआ करती थी। अब कंफ्यूजन छोटा सा ये हो सकता है दोस्तों कि एक और रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को बोलते हैं GII, जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स। अब ये जो रिपोर्ट आपने पढ़ी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये अलग है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको इशू करता है। लेकिन GII ये रिपोर्ट पब्लिश होती है HDI के साथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये जो रिपोर्ट है आपकी GII 2010 से पब्लिश हो रही है। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में क्या स्थिति है? इस रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड में नंबर 1 स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 पर डेनमार्क है, और डियर फ्रेंड्स इंडिया की रैंक है 123। कितनी रैंक है? 123, और टोटल कंट्री है 162। तो यहाँ पर भी हमारी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब जब HDI की बात आ ही गई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में शुरू हुआ था, बाकी इस पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसमें जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इंडिया की जो रैंक है वो डियर फ्रेंड्स 131 है। कितनी रैंक है? 131, और 189 कंट्रीज में से ये हमारी रैंक है, और हमारा जो स्कोर है 0.645। आपके लिए मैं बता दूं HDI रिपोर्ट में जो स्कोर होता है वो 0 से 1 के बीच में दिया जाता है, और जिसका जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ही वो बेटर माना जाता है। लेकिन लास्ट जो रिपोर्ट आई थी डियर फ्रेंड्स उसमें हमारी रैंक 129 हुआ करती थी, और 0.647 ये हमारा स्कोर हुआ करता था। 0.647 ये हमारा स्कोर हुआ करता था, और इस बार मैंने बताया आपको 0.645 ये हमारा स्कोर है। तो हमारा स्कोर भी डाउन हुआ है और हमारी रैंकिंग भी डाउन हुई है। कहाँ पर? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो PCS लेवल में पता है क्या करता है? वो आपसे एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपको 4-5 स्टेटमेंट दे देगा कि बताइए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टोटल कितने कंट्रीज थे। ठीक है, और ये आपको HDI में पूछ लेगा कि बताओ भारत की पिछली बार और इस बार की जो रैंकिंग है उसमें कितने पॉइंट की गिरावट आई है या सुधार हुआ है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट देगा वो 2-3, और स्टेटमेंट देने के बाद आपसे पूछता है कि आपको पूरी रिपोर्ट की नॉलेज है भी या नहीं। तो इस तरीके से डियर फ्रेंड्स आपने पढ़ते हुए चलना है। इसके बाद वेपन्स। तो वेपन्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेपन कौन खरीदता है? ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर कौन है? ये रिपोर्ट जारी करती है एक निजी संस्था है, SIPRI, SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च। डियर फ्रेंड्स स्टॉकहोम जो है ये कैपिटल है किसकी? स्वीडन की, और यहाँ की ये संस्था है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है। इस रिपोर्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि भारत जो है वो सऊदी अरब के बाद वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा वेपन का इंपोर्टर है। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेपन कौन खरीदता है? सऊदी अरब, और उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन है? इंडिया। अब लेकिन भारत सबसे ज्यादा किससे खरीदता है? तो जो टॉप 3 कंट्रीज में नंबर 1 रूस 49%, उसके बाद फ्रांस है, और उसके बाद इसराइल है। तो हम जितने भी वेपन्स खरीदते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो शेयर है वो किसका है डियर फ्रेंड्स? रूस का, उसके बाद फ्रांस है, और उसके बाद फिर इसराइल है। ठीक है, ये भी कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम जो है हथियार एक्सपोर्ट भी करते हैं,
लेकिन जो हम हथियार एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमारी जो शेयरिंग है केवल 0.2% की है। ठीक है, तो जो हमारे आसपास के कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज, ठीक है, या आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, उनको हम क्या करते हैं, वेपन सप्लाई करते हैं। जैसे आप देखेंगे ताइवान, क्या बोलते हैं आपका, वियतनाम को हमने अभी ये ब्रह्मोस मिसाइल सेल आउट करी हैं, और रिसेंटली फिलीपींस इंडिया का एग्रीमेंट हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल को लेके, तो उसको भी हम सेल आउट करने वाले हैं। तो धीरे धीरे अभी हमारी जो है क्या बोलते हैं इसमें हिस्सेदारी बढ़ रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी हमारा जो हथियारों का इंपोर्ट है उसमें 33% की गिरावट आई है। हमने हथियार खरीदना जो है वो कम कर दिया है। इसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए डिफरेंस, एक रिपोर्ट आई है, वो बोल रही है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है नाउ इट्स गोइंग टू बी अ सर्कुलर इकोनॉमी। अब सर्कुलर इकोनॉमी होती क्या है, हमें सबसे पहले तो ये समझना है। सर्कुलर इकोनॉमी वो होती है डियर फ्रेंड्स, जहां पर प्रोडक्शन भी होता है, फिर प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट्स का यूज होता है, और यूज होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट को डिस्पोज भी किया जाता है, एक तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट। तो इंडिया में क्या हो रहा है कि कोई भी उत्पाद बन रहे हैं, फिर यूज हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद इंडिया उनका रिसाइकल भी कर रहा है। तो ये जो इकोनॉमी है, इस प्रकार की इकोनॉमी क्या कहा जाता है, सर्कुलर इकोनॉमी। तो इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहा है, और ये एनवायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। पीसीएस लेवल में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डेफिनेशन आप देख लेंगे, यहाँ पर मैंने ग्रीन येलो कलर से हाईलाइट की हुई है आपके लिए। डियर फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है कि भाई ये रिपोर्ट इशू कौन करता है, तो ये रिपोर्ट इशू करता है यूएनएसडीएसएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स। ठीक है, ये रिपोर्ट अभी 19 मार्च 2021 को ही इशू हुई है, और इस रिपोर्ट में टोटल 149 कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया की रैंक 139 है। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन है, फिनलैंड, इसके बाद डेनमार्क है, और फिर स्विट्जरलैंड है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत की जो स्थिति है इसमें सुधार हुआ है। तो लास्ट टाइम 2020 में जो इंडेक्स आई थी उसमें इंडिया की रैंक 144 थी, और इसके हिसाब से हमारी 139 रैंक है। तो 5 पॉइंट का क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है। और टोटल कितने कंट्रीज हैं इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में टोटल कंट्रीज हैं डियर फ्रेंड्स 149। लेकिन लास्ट टाइम जब इंडिया की रैंक 144 हुआ करती थी, तो डियर फ्रेंड्स उस समय इसमें 156 कंट्रीज, 156 कंट्री पे ये इशू होती थी रिपोर्ट। तो इस बार कंट्री भी कम हुए हैं, आप देखेंगे लगभग 7 कंट्री कम हो गए हैं, और हमारी रैंक में 5 का इंप्रूवमेंट भी हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें आपने समझते हुए चलनी है। यहाँ से 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, और स्टेटमेंट देने के बाद तब आपसे पूछेगा। बाकी हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति भी आप देख रहे होंगे, चाइना 84, नेपाल 87, बांग्लादेश 101, पाकिस्तान 105, म्यांमार 126। ठीक है, तो सब कंट्रीज यार हमसे बेटर हैं। श्रीलंका 129 प्लेस पर है, लेकिन हमारी स्थिति कुछ दयनीय बनी हुई है लगातार। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है ये समझ आ रहा होगा। और इसके बाद मैं मार्च 2021 की एक और वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे बाकी सब चीज़ों के ऊपर। तो मेरे साथ कनेक्ट रहिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, मेरे को अच्छा लगेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस रुड़की।